हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे और इसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सामंतवाद। सामंतवाद को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म ये जो है, ये थोड़ा सा टॉपिक जो है पेचीदा लगता है, थोड़ा कठिन लगता है समझने में, लेकिन हम लोग इसको जो है नोट्स के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे कि सामंतवाद क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई भारत में, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। बहुत ही सरल तरीके से आपको ये सामंतवाद वाला टॉपिक मैं समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सामंतवाद पूर्व मध्यकालीन समाज में सामंत नाम से एक नए वर्ग का उद्भव हुआ। अब देखिए, सामंत क्या था? एक वर्ग था और इसका उद्भव कब हुआ? पूर्व मध्यकालीन समाज में। अब सबसे पहले ये जानना चाहिए, पूर्व मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है? पूर्व मध्यकाल लगभग आप मान लीजिए 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। ऐसे नहीं समझ सकते तो एक तरीका और है, लगभग 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय है, इसको हम लोग पूर्व मध्यकाल कहते हैं। 1200 के बाद मध्यकाल आ जाता है और मध्यकाल के पहले की जो स्थिति है उसको हम लोग पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ठीक, तो पूर्व मध्यकाल समाज में सामंत नाम से एक नए वर्ग का उदय हुआ। सामंत से अभिप्राय है वैसे पदधारी व्यक्ति जिसे राजा के द्वारा विशेष आर्थिक एवं राजनीतिक प्रोत्साहन मिला। यानी कि जो राजा होते थे, सम्राट होते थे, वे सामंतों को प्रोत्साहित करते थे, इनको कुछ आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक अधिकार देते थे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सामंत कौन होते थे? सामंत एक प्रकार से छोटे छोटे राजा के समान होते थे और ये किसके अधीन होते थे? बड़े बड़े महाराजाओं के अधीन, बड़े बड़े सम्राट के शासक के अधीन होते थे। सम्राट अपने शासन प्रशासन की देखभाल करने के लिए, व्यवस्था कायम करने के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों को कुछ लोगों में वितरित कर देते थे और उस क्षेत्र के जो शासक होते थे, जो छोटे राजा होते थे, वही सामंत होते थे। आगे हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे, पढ़ते चलें। यह व्यक्ति कोई सामान्य भूमिधर भी हो सकता है अथवा छोटे से क्षेत्र का शासक भी। वही चीज़ जो मैंने अभी बताया कि ये जो सामंत होते थे, ये कोई भूमिधर भी हो सकते। मान लीजिए कोई छोटा भूमिधर है। भूमिधर का मतलब जिसके पास ज़मीन हो, भूमि का टुकड़ा हो, 10 बीघे 20 बीघे की बात नहीं हो रही, यहाँ लगभग 100-220 बीघे की बात हो रही है। अगर उसके पास भूमि है या फिर मान लीजिए छोटे क्षेत्र का शासक भी है, तो भी वो सामंत हो सकता था, उसको हम लोग सामंत कह सकते हैं। भारतीय सामंतवाद के उद्भव की पृष्ठभूमि मौर्योत्तर काल में तैयार होने लगी थी। मौर्योत्तर काल मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, तो आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। तो मौर्योत्तर काल यानी मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ, तो उसके बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जैसे शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश हो गया, सातवाहन वंश, महामेघवाहन वंश। ये सारे देशी शक्तियाँ थीं। विदेशी शक्तियों में जैसे हिंद, यवन, शक, कुषाण, पहलो, ये सब विदेशी शक्तियाँ थीं। तो इन सभी का उदय हुआ, उसी को, उस काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं, जब ये सारे क्षेत्रीय शक्तियाँ उदित हुईं। और उसी समय से भारतीय सामंतवाद का उद्भव माना जाता है, यानी मौर्योत्तर काल में ही भारतीय सामंतवाद की उत्पत्ति मानी जाती है। अभी देखिए आगे, वस्तुतः शक एवं कुषाण शासकों ने अपने साम्राज्य के निर्माण के क्रम में भारतीय शासकों को पराजित तो किया, परंतु उनका समूल नाश नहीं करके उन्हें अधीनस्थ के रूप में बने रहने दिया। कालांतर में यही शासक केंद्र के कमज़ोर होते ही अपनी पृथक सत्ता स्थापित करने लगे। समझिए इसको। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो शक कुषाण शासक थे, जो विदेशी शासक थे मौर्योत्तर काल में,
उन्होंने भारतीय राजाओं को पराजित किया, लेकिन उनको समाप्त नहीं किया। पराजित कर दिया लेकिन बस उनको अपने अधीन कर लिया, उनसे टैक्स उपहार वगैरह ले करके उनका राज्य उनको वापस कर दिया, उनके पास ही रहने दिया, यानी अपने अधीन कर लिया। लेकिन जब मान लीजिए केंद्र कमज़ोर हुआ, कुषाण वंश जब कमज़ोर हुआ, तो यही जो छोटे छोटे शासक थे ये अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे और अपनी पृथक सत्ता स्थापित करने लगे। इसी नीति का विकास आगे गुप्त काल में समुद्रगुप्त के ग्रहण और मोक्ष की नीति में सामने आया। या आप जब गुप्त वंश पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, अभी फिलहाल मैंने नहीं पढ़ा है गुप्त वंश, तो हम बताऊंगा समुद्रगुप्त एक नीति अपनाता है दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। उसमें क्या होता था कि सबसे पहले ग्रहण करता था, यानी राज्यों को जीत लेता था समुद्रगुप्त, दक्षिण भारत के जो भी राज्य होते थे उनको जीतता था, ग्रहण कर लेता था। फिर मोक्ष मतलब मुक्ति देना, यानी उन राज्यों को वापस कर देता था। ठीक, मान लीजिए जैसे जो राज्य होते थे उनको जीत लिया, राजाओं को कैद कर लिया, उनको अपने अधीन कर लिया, फिर उनको मुक्त करके और उनका राज्य उनको वापस कर देता था। तो यही होता था ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से कब्जा नहीं किया जाता था, बस उपहार या टैक्स लेकर के उनका राज्य फिर से वापस कर दिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर गुप्तकाल तथा इसके पश्चात राजनीतिक विखंडीकरण की प्रक्रिया सामने आई, यानी राज्यों पर विजय प्राप्त कर उन्हें अधीनस्थ शासक के रूप में बनाए रखना। और यही सारी चीज़ें जो हैं सामंतवाद के उद्भव में योगदान देती हैं, क्योंकि अगर जीत करके उनको एकदम अपने अधीन कर लिया जाए, उनके राज्यों पर, क्षेत्रों पर शासन अपना स्थापित कर लिया जाए, तो सामंत वाली जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन उसको जब वापस कर दिया जाता था तो कहीं ना कहीं वो एक सामंत के रूप में काम करने लगते थे, और बाद में जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती थी तो वो अपनी सत्ता स्थापित कर लेते थे, विद्रोह कर देते थे। अब उद्भव के कारण कौन कौन से थे ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, समझते चलेंगे साथ साथ। इसमें आप पहला कारण लिख सकते हैं भूमि अनुदान पद्धति, इससे जो है सामंतवाद की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, भारतीय सामंतवाद के उद्भव को भूमि अनुदान पद्धति के क्रमिक विकास से भी जोड़कर देखा जा सकता है। यह पद्धति यानी भूमि अनुदान, यानी कि भूमि को दान में देने की पद्धति प्रक्रिया सातवाहन शासकों द्वारा शुरू की गई, और इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर ये प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, ब्राह्मण भिक्षुओं को, या जैसे जो ब्राह्मण हैं उनको दिया, और जो बौद्ध भिक्षु थे उनको भी ज़मीन दान में दिया गया था। तो इनको ज़मीनें दान में दी गई। बाद में ये धीरे धीरे उस ज़मीन पे अपना शासन प्रशासन करने लगे और छोटे छोटे राजा की तरह काम करने लगते। तो इन्हीं को हम लोग सामंत कहते हैं। वही चीज़ें सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर प्रारंभ की गई थी ये व्यवस्था, सामंतवाद की जो व्यवस्था है। आगे यह अनुदान ब्राह्मणों के साथ साथ प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों को भी दिया जाने लगा। अब ये जो भूमि का टुकड़ा है सातवाहनों ने देना शुरू किया ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को। बाद में क्या हुआ, जब गुप्त वंश आता है और उसके बाद जो वंश आते हैं, उस वंश के शासक क्या करते थे, अपने अधिकारियों को और सैनिकों को भी वेतन के बदले ज़मीन देने लगे। तो ये प्रक्रिया यानी सामंतीवादी प्रक्रिया और ज़्यादा विकसित हो गई। इसमें संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक, न्यायिक और मौद्रिक अधिकार भी शामिल होते थे। अब मान लीजिए किसी राजा ने अपने किसी सैनिक या किसी अधिकारी को ज़मीन का कोई टुकड़ा अनुदान में दे दिया या उसके वेतन के बदले दे दिया, तो साथ ही साथ उसको वहाँ का शासन प्रशासन करने का अधिकार, न्यायिक अधिकार, मौद्रिक अधिकार, टैक्स वगैरह वसूलने का सब अधिकार दे दिया जाता था। तो क्या होता था कि वो जो सैनिक के अधिकारी होते थे जिनके पास सारे अधिकार मिल गए राजा के द्वारा, वो भी छोटे छोटे राजा की तरह कार्य करने लगते थे। उन्हीं को हम लोग सामंत कहते हैं। तो एक कारण ये हो गया भाई कि भूमि अनुदान पद्धति से सामंती व्यवस्था को बढ़ावा मिला। अब व्यापार वाणिज्य के पतन ने इस प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया। हर्षवर्धन के काल एवं उसके पश्चात राजकीय अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि अनुदान दिया जाने लगा। यानी गुप्त काल के बाद अगर हम बात करें तो जब हर्षवर्धन का काल आता है, गुप्तोत्तर काल, तो उसमें जो है हर्षवर्धन ने इसका और विस्तार किया
वो अपने राजकीय अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि अनुदान देता था। अगर हम पल्लव और वाकटक अभिलेखों से सूचना की बात करें तो यह हमें सूचना देता है कि दान ग्राहिता को प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाने लगे, यानी जिसके पास ज़मीन होती थी, जिसको ज़मीन दी जाती थी, उसको प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते थे। अभिलेखों से पता चलता है कि 1000 ईस्वी से धर्मनिरपेक्ष भूमि अनुदानों का व्यापक प्रचलन हो गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि अब इसमें धर्म नहीं देखा जाता था कि हम किसी विशेष धर्म के लोगों को ही भूमि देंगे या ब्राह्मणों को देंगे या भिक्षुओं को देंगे, ऐसा नहीं था। किसी भी धर्म के लोगों को सैनिक अधिकारी या वो कोई अच्छा काम करता है राज्य के लिए तो राजा उसको ज़मीन दे सकता है, भले ही वो किसी भी धर्म का हो। और ये प्रवृत्ति 1000 ईस्वी से आम हो गई, बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई। राजा द्वारा अपने कुल के सदस्यों तथा सैनिकों को इस प्रकार के भूमि अनुदान दिए गए जिन्होंने सामंतों एवं अधिकारियों के रूप में कार्य किया। 1000 ईस्वी के पूर्व उड़ीसा एवं दक्कन में इस प्रकार के भूमि अनुदानों का संख्या बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक थी, परंतु 11वीं एवं 12वीं सदी में उत्तर भारत में धर्मनिरपेक्ष भूमि अनुदान बड़ी संख्या में दिए जाने लगे। उत्तर भारत में ये प्रक्रिया कब तेज हुई? 11वीं और 12वीं सदी में। कालांतर में ऐसे दान ग्रहीता सामंत के रूप में स्थापित हो गए तथा राजनीतिक विखंडीकरण को प्रोत्साहन मिला। राजनीतिक विखंडीकरण का मतलब यह है कि केंद्र जो था, जो एक साम्राज्य था, वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, तो इसी को विखंडीकरण कहा गया, यानी खंड हो गया। जो पूरा साम्राज्य होता था पहले किसी एक राजा के अधीन, सामंती व्यवस्था के कारण वो साम्राज्य अनेक टुकड़ों में टूट गया, क्योंकि अब उस पर छोटे छोटे शासक शासन करने लगे थे। तो पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा, भूमि अनुदान पद्धति। और सामंतवाद क्या है, ये कौन होते थे सामंत, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसकी शुरुआत किस काल में हुई, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा कारण पढ़ते हैं, बाह्य आक्रमण। इसके कारण भी सामंती प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। बाह्य आक्रमण के कारण भी सामंतीकरण की इस प्रक्रिया को बल मिला। गुप्त काल के उत्तरार्ध में मतलब जब गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल अपने चरम पर था, उसकी बात हो रही है। निरंतर हूण आक्रमण ने एकीकृत साम्राज्य की भावना पर आघात किया। हूणों का आक्रमण हुआ। ये मध्य एशिया के बर्बर जाति के लोग थे और इन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। यानी उस समय गुप्त साम्राज्य का शासक था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय इन्होंने, यानी हूणों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। अब इसके कारण क्या हुआ कि केंद्रीय सत्ता निर्बल पड़ गई। बाह्य आक्रमणों से क्या हुआ, केंद्रीय सत्ता निर्बल पड़ गई, यानी कमज़ोर हो गई, जिससे राजनीतिक अराजकता एवं अव्यवस्था कायम हो गई। केंद्रीय शक्ति की निर्बलता ने समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जिसके ऊपर स्थानीय सुरक्षा का भार आ पड़ा। अब इतना समझ लीजिए, जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई, केंद्रीय पकड़ कमज़ोर हो गई, तो जो स्थानीय शासक थे, छोटे छोटे अधिकारी थे, या जो बड़े भूमिधर लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, उनका प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि अब स्थानीय सुरक्षा की आवश्यकता हुई। केंद्र तो कुछ नहीं कर सकता, केंद्र तो कमज़ोर है, तो अब लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? वही लोग करेंगे जो थोड़े अमीर हैं, जिनके पास धन दौलत है, भूमि है, जो अधिकारी हैं। लोग उनके पास, आम लोग उनके पास जाने लगे कि अब आप हमारी रक्षा कीजिए। यानी छोटे छोटे लोगों ने उनको एक प्रकार से राजा बना दिया और उन्हीं को बाद में सामंत कहा गया। तो बाह्य आक्रमण से क्या हुआ? सीधी सी बात है, बाह्य आक्रमण से केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई। इससे जो स्थानीय भूमिधर या अमीर लोग थे उनका प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे आम लोग या आम जनता उन्हीं के पास जाने लगी अपनी सुरक्षा के लिए, और उनको राजा घोषित कर दिया कि अब आप ही हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि केंद्र तो कमज़ोर है। वही चीज़ है, अरबों तथा तुर्कों के आक्रमण ने बड़े साम्राज्य को धराशायी कर दिया। ऐसे में भू अनुदान तथा प्रशासनिक अधिकार पाने वाले अधिकारियों एवं सैनिकों को शक्ति संचय करने का मौका मिल गया। वही चीज़ जो मैंने बताया कि जो अधिकारी हैं या जो सैनिक हैं जिनके पास ज़मीन पहले से ही है, अनुदान के रूप में मिली है, उनको अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिल गया। यानी लोग उनकी तरफ आने लगे कि आप हमारी रक्षा कीजिए।
सामंतवाद के विकास में प्राचीन भारतीय धर्म विजय की अवधारणा का भी योगदान रहा। धर्म विजय वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। एक कारण ये भी हो सकता है धर्म विजय कि राजाओं को या सामंतों को या अनेक राजाओं को पराजित करके उनको अपने अधीन कर लेना ही धर्म विजय था। मतलब इसमें सिर्फ विजय की जाती है, उनके क्षेत्रों पर पूर्ण रूप से कब्जा नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया और उसको अपने अधीन कर लिया, उसके क्षेत्र को फिर से वापस कर दिया टैक्स या उपहार लेकर के, बस उसको अपने अधीन कर लिया, तो अब जो हारा हुआ राजा है वो जीते हुए राजा का सामंत बन जाएगा। तो इससे भी सामंत पनपा। कालांतर में शासकों की विजय का उद्देश्य ही हो गया था अधिक से अधिक अधीन शासक तैयार करके उनसे कर या उपहार प्राप्त करना। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। पूर्व मध्यकाल तक सामंतवाद एक सामान्य प्रथा के रूप में स्थापित हो गई थी। राजपूत काल तक सामंतवाद का विकास उपसामंती व्यवस्था के रूप में दिखने लगा। अब ये समझिए क्या उपसामंती व्यवस्था, यानी राजपूत काल आते आते ये व्यवस्था उपसामंती व्यवस्था पर आधारित हो गई। ये बहुत ज़रूरी है समझना। यानी कि जो अब सामंत थे वो अपने अधीन भी सामंत रखने लगे। ये मान लीजिए एक राजा है और इसके अधीन ये कई सामंत हैं जो इसके अधीन हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, उपसामंती व्यवस्था में ये मान लीजिए राजा है, इसको एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, इसको अच्छे से समझिए। ये मान लीजिए राजा का साम्राज्य है और यहाँ पे राजा शासन करता है, आर फॉर राजा। अब इस राजा के अंडर में छोटे छोटे सामंत हैं, इसके अधीन हैं। अब जब राजपूत काल आया तो क्या हुआ, सामंतों के अधीन भी कई सामंत आ गए, यानी छोटे छोटे ये भी अपने अधीन सामंत रखने लगे। तो इनको बोला गया उप सामंत, यानी छोटे सामंत थे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया, उप सामंती व्यवस्था कायम हो गई। इसमें सामंत जो थे वो अपने अधीन कई छोटे छोटे सामंत रखते थे। कालांतर में ऐसे सामंतों एवं उप सामंतों की संख्या एवं शक्ति बढ़ती चली गई। राजपूत काल में सामंतों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए जो अपनी शक्ति एवं प्रभाव बढ़ाने के लिए परस्पर संघर्ष में उलझ गए। इस वजह से वाणिज्य व्यापार को एकीकृत प्रणाली को धक्का लगा तथा प्रबल स्थानीयकरण की भावना को भी बल मिला। अब इसको समझिए, सामंती व्यवस्था से व्यापार कैसे प्रभावित हुआ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले एक ही राजा शासन करता था पूरे साम्राज्य पर। मान लीजिए के फॉर किंग, ये एक ही साम्राज्य था, इसमें एक ही राजा शासन करता था। तो इसमें जैसे जो व्यापारी होते थे वो एक ही टैक्स देते थे, एक ही टैक्स दे करके राज्य में, पूरे राज्य में कहीं भी आ जा सकते थे, व्यापार कर सकते थे, अपनी वस्तुओं को बेच सकते थे पूरे राज्य में, क्योंकि उनको एक ही टैक्स देना पड़ता था। राजा एक था तो टैक्स एक। लेकिन सामंतवाद की प्रक्रिया में क्या हुआ, कि मान लीजिए ये एक राज्य है, इसमें कई छोटे छोटे राज्य बन गए, ऐसे कई छोटे छोटे राज्य बन गए, ये कई से छोटे छोटे राज्य बन गए। अब अगर कोई व्यक्ति है जिसको व्यापार करना है, किसी व्यक्ति को अगर व्यापार करना है तो वो इस राज्य में एक प्रकार का टैक्स दे करके व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कई राज्य हैं। तो मान लीजिए इस राज्य में रह रहा है, इस राज्य से इस राज्य में प्रवेश करेगा तो इस राज्य वाला टैक्स भी, इस राज्य वाला जो राजा है वो भी टैक्स लेगा। इससे मान लो दूसरे राज्य में गया व्यापार करने, यहाँ भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे जितने भी राज्यों में जाएगा, हर राज्य का राजा जो है वो टैक्स लेगा, उससे कहेगा आप हमारे राज्य में आए हैं तो हमको टैक्स दीजिए तभी व्यापार करने देंगे। तो इससे क्या होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जो 1-2 रुपये की चीज़ है वो 10-12 रुपये में बिकने लगेगी, तो लोग उसको ख़रीदेंगे नहीं, क्योंकि भाई चीज़ें इतनी सस्ती थी लेकिन अब वो महंगी हो गई। और व्यापारी भी क्यों बेचेगा, जब कोई ख़रीदेगा ही नहीं इतनी महंगी चीज़ तो व्यापारी बेचेगा ही नहीं, तो क्या होगा, व्यापार को हानि पहुंचेगा, यानी व्यापार कहीं ना कहीं डूब जाएगा, व्यापार प्रभावित होगा। तो इसीलिए कहते हैं ये जो सामंती वाली व्यवस्था है इसने व्यापार को धक्का दिया, झटका दिया, और धीरे धीरे लोग क्या हो गए, कृषि की ओर भागने लगे। वही चीज़ यहाँ लिखा है,
व्यापार की एकीकृत प्रणाली, एकीकृत मतलब पहले एक ही टैक्स देना पड़ता था, उसी को कहा गया एकीकृत प्रणाली। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया, तो व्यापार पतन की ओर जाने लगा सामंती व्यवस्था के कारण। जब हम सामंतवाद के स्वरूप के रूप में विचार करते हैं तो पाते हैं कि कमज़ोर राजसत्ता इसकी पहली पहचान है। अब यहाँ स्वरूप की बात कर रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी थी, यानी सामंतवाद की एक प्रकार से विशेषताएं क्या है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, राजसत्ता कमज़ोर हो जाती थी, यानी जो केंद्रीय सत्ता होती थी वो कमज़ोर होती थी, क्योंकि स्थानीय शासक राजा बन जाते थे, स्थानीय छोटे छोटे सामंत पैदा हो जाते थे, वो अपनी शक्तियाँ लगातार बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे, तो जो केंद्रीय सत्ता होती थी वो कमज़ोर हो जाती थी। सामंती व्यवस्था के उदय के साथ ही मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य का अस्तित्व नहीं मिलता है। अब सामंती व्यवस्था अगर पैदा होगी तो मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे केंद्रीयकृत साम्राज्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि सामंतवाद की पहली विशेषता ही यही है कि केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत साम्राज्य था, इसमें मतलब एक ही शासक होता था, पूरे भारत पर शासन करता था लगभग। इसमें जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, अशोक की बात करें, या उसके पहले बिंदुसार की बात करें, ऐसे हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है केंद्रीय सत्ता होती है, यानी एक राजा, जैसे हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करेंगे, स्कंदगुप्त की बात करेंगे, कुमारगुप्त की बात करेंगे, तो ये सब जो शासक हैं ये केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कायम रखते हैं, यानी पूरे शासन प्रशासन को, पूरे साम्राज्य को एकीकृत रखते हैं, अपने हाथों में रखते हैं। लेकिन सामंतवाद व्यवस्था के फलस्वरूप क्या हुआ, केंद्रीय सत्ता टूट जाती है, कमज़ोर हो जाती है और स्थानीय शासक मजबूत हो जाते हैं। यद्यपि हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट जैसे राज्यों का इस समय उदय हुआ, परंतु इन सभी राज्यों में सामंतवादी विशेषता अनिवार्य तत्व के रूप में मौजूद रही। अब देखिए हर्षवर्धन हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट इन सभी राज्यों का उदय होता है और ये कोशिश करते हैं कि भारत को अपने अधीन रखें, यानी कहीं ना कहीं इनकी एक कोशिश रहती कि हम एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करें, लेकिन फिर भी इनके अधीन बहुत सारे सामंत रहते हैं। तो सामंती विशेषता इनके अनिवार्य तत्व में शामिल रहती है हमेशा। इन सभी राज्यों के शासकों द्वारा भारी भरकम उपाधियां ग्रहण की गई, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, शकलोत्रपथनाथ, ये सब उपाधियां धारण करते हैं। इसका मतलब था कि इन शासकों द्वारा छोटे छोटे शासकों पर शासन किया गया। कोई भी राजा या महाराजा या शासक बड़ी उपाधियां तभी धारण करता है जब उसके अधीन कई छोटे छोटे राजा होते हैं, ये आप हमेशा याद रखिए। जैसे मान लीजिए कोई राजा है तो महाराजा की उपाधि कब धारण करेगा, जब उसके अधीन छोटे छोटे राजा हो जाएंगे, क्योंकि अब वो राजा की उपाधि नहीं धारण करेगा क्योंकि उसके अधीन छोटे छोटे राजा हैं। तो अगर वो भी राजा अपने आप को मानेगा तो उसके अधीन और उसमें अंतर क्या रह जाएगा, इसीलिए वो अपने आप को राजा ना कह करके महाराजा कहता है। महाराजाधिराज, परम भट्टारक, शकलोत्रपथनाथ, परमेश्वर भट्टारक, ऐसी उपाधियां धारण करता है अपने आप को एक प्रकार से प्रतिष्ठित दिखाने के लिए। इसका मतलब था कि इन शासकों द्वारा अनेक छोटे छोटे शासकों पर शासन किया गया। फिर इनके नौकरशाही व्यवस्था भी सामंत की अहम भूमिका रहती है, यानी कि जो इनकी नौकरशाही व्यवस्था रहती है उसमें भी सामंतों की अहम भूमिका रहती है। सामंतों से उम्मीद की जाती है, अब देखिए सामंत का काम क्या होता था, यहाँ पे ये बताया जाने वाला है कि सामंत का काम क्या होता था। वो देखिए, सामंतों से उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के प्रति निष्ठा रखें। पहली चीज़ क्या कि राजा के प्रति निष्ठा रखें, राजा का सम्मान करें, उनके खिलाफ विद्रोह ना करें, ये पहला काम होता था सामंतों का। दूसरा काम होता था प्रशासनिक कार्यभार संभालें, प्रशासनिक कार्यभार संभालें। अगला कार्य आप लिख सकते हैं अपने देयों का एक भाग राजा को नियमित रूप से दें, यानी नियमित रूप से उनको कर या टैक्स या उपहार देते रहें।
राजा को क्या करें, उपहार दें, टैक्स दें अगर राजा मांगता है तो, और निश्चित संख्या में सैनिकों को रखें, यानी कि अगर ज़रूरत पड़े तो राजा की मदद भी करें सैनिकों से। जैसे मान लीजिए सम्राट पर या महाराजा जो हैं, जो बड़े राजा हैं या जो महाराजा हैं, सम्राट हैं, उन पर किसी विदेशी ने आक्रमण कर दिया, किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया, तो सामंतों का यह कर्तव्य होता था कि वो अपने राजा की सेवा करें, अपने सैनिक वहाँ पे भेजें उनकी सहायता करने के लिए। ये सारी चीज़ें होती थी। सामंत अपनी पुत्री का विवाह भी राजा से करता था। सामंतों द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर भी राजा का नाम अंकित रहता था, यानी सामंत जो सिक्का जारी करते थे अपने राज्य में, उस पर भी सम्राट का नाम अंकित रहता था। ये सारे काम होते थे। इसके अतिरिक्त भी सामंतों को कई अन्य दायित्व भी पूरे करने पड़ते थे, जैसे कुछ निश्चित अवसरों पर, जैसे राजा के जन्म दिवस पर या उसके दरबार में उपस्थित होना, ये भी अनिवार्य था। अगर राजा कोई प्रोग्राम कर रहा है, जो बड़ा वाला राजा है, जो महाराजा है, सम्राट है, अगर वो कोई प्रोग्राम कर रहा है या उसके घर पे कोई कार्यक्रम है, बर्थडे है, कुछ भी है, शादी विवाह, तो उसमें क्या होता था कि सामंतों को जाना पड़ता था और उपहार गिफ्ट वगैरह देना पड़ता था। छोटे सामंतों को अपनी संपत्ति में कोई परिवर्तन करने पर राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके बदले में उसे विभिन्न प्रतीकों के प्रयोग की अनुमति थी। सामंतों की हैसियत के अनुसार उसकी उपाधियों में अंतर होता था। अधिक महत्वपूर्ण सामंत महासामंत और महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करते थे, यानी जो बड़े बड़े सामंत होते थे वो अपने आप को महासामंत कहते थे, महामंडलेश्वर कहते थे, और जो छोटे सामंत होते थे वो अपने को राजा, सामंत, राणा, ठाकुर, भोक्ता आदि कहते थे, यानी आदि की उपाधियां धारण करते थे। अब देखिए, सैद्धांतिक रूप से सामंतों को केवल भूमि का राजस्व ही दिया जाता था। अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो जो सामंत होते थे उनको क्या मिलता था, भूमि का राजस्व, यानी जिस भूमि पर उनका अधिकार होता था, जो भूमि उनको अनुदान के रूप में दी जाती थी, उनको उस भूमि के अंतर्गत जो भी टैक्स मिलता था उसी पर उनका अधिकार होता था। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो भूमि नहीं, यानी भूमि नहीं दी जाती थी। जैसे मान लीजिए किसी सम्राट ने किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को भूमि दे दिया, तो ऐसा नहीं कि वो भूमि उसकी हो गई जिसको दिया गया। सैद्धांतिक रूप से देखें तो उस भूमि पर जो आय होती थी, जो उपज पैदा होती थी, जो वहाँ से टैक्स मिलता था, उसी पर अधिकार होता था सामंत का, ना कि वो पूरी भूमि का मालिक हो जाता था। ठीक, ये सैद्धांतिक रूप से था। यदि वह अनुदान की शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहता तो राजा उसकी भूमि को जब्त भी कर लेता था। मान लीजिए कोई राजा, कोई सामंत है, अपनी राजा की सेवा नहीं कर पा रहा है, उसके खिलाफ विद्रोह करने की साजिश कर रहा है, तो जो बड़ा राजा है, जो सम्राट है, वो चाहे तो अपने सामंत या राजा की भूमि को जब्त कर सकता है। जब मैं राजा बोलूँ तो इसका मतलब, अगर बड़ा राजा बोल रहा हूँ तो उसका मतलब सम्राट है, अगर छोटा राजा बोल रहा हूँ तो छोटे राजा का मतलब सामंत। तो सामंत अगर अपने राजा, बड़े राजा की सेवा नहीं कर रहा है तो जो है बड़ा राजा अपने छोटे राजा या अपने सामंत की भूमि को जब्त कर सकता है, छीन सकता है। सैद्धांतिक रूप से यह अनुदान किसी व्यक्ति को केवल जीवन भर के लिए दिया जाता था। उसकी मृत्यु होने पर वह पुनः अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता था, परंतु व्यवहारिकता में सामंत को प्राप्त भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। अब देखिए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों में अंतर है। सैद्धांतिक रूप से ये होता था कि जो भूमि दी जाती थी किसी सामंत को या किसी अधिकारी को, वो उसी के जीवन भर के लिए दी जाती थी। अगर वो व्यक्ति मर गया, तो उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो फिर से उस ज़मीन को लेकर के किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता था। ये सिद्धांतिक रूप से था, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं था। व्यवहारिक में देखें, अगर प्रैक्टिकली देखें, तो जो भूमि होती थी वो सामंतों को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती थी। यानी अगर वो सामंत मर भी जाता था तो उसके अगली पीढ़ी को, यानी उसके बेटे को, फिर उसके पोते को वो ज़मीन का टुकड़ा वो मिल जाता था। ठीक, इन्हीं कारणों से राज्य के आय के स्रोतों में कटौती हुई। अब जब ये प्रक्रिया चालू रही तो जो केंद्रीय राजा होता था, बड़ा बड़ा राजा होता था, उसके आय में कमी होती चली गई। कालांतर में स्थापित सामंतों द्वारा कृषकों का वेगार के माध्यम से व्यापक शोषण किया जाने लगा। अब ये जो सामंत थे ये किसानों का शोषण करते थे, क्योंकि अब जो ज़मीन उनको मिली है सामंतों को,
उसमें जो भी किसान काम करते हैं, खेती करते हैं, उन किसानों पर किसका अधिकार हो गया? सामंतों का। तो सामंत मनमाना तरीके से उन पर टैक्स लगाते, उनका शोषण करते। करों और बेगार की प्रथा से सामंतों की शक्ति बढ़ती चली गई और उन्होंने गांव के चरागाह आदि पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? सामंतों की शक्ति बढ़ती चली गई। उन्होंने किसानों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए और शोषण करके उन सारे टैक्स को वसूला भी। अपनी स्थिति धीरे धीरे मजबूत करने लगे। बेगार वाली सिस्टम भी शुरू कर दी। बेगार का मतलब ये होता है कि बिना पैसे के काम करवाना। काम करवा लेते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे, खाना वगैरह थोड़ा बहुत दे देते थे खाने के लिए बस। तो इससे क्या हुआ? जो सामंत थे वो अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। धीरे धीरे सामंत लोगों ने गांव के चरागाह पर जो खाली ज़मीन पड़ी रहती थी, जिस पर घास वगैरह उगी रहती थी, लोग गाय बकरी भैंस चराने जाते थे, उस पर भी सामंतों ने अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। सड़कों, सिंचाई, जंगल या परती भूमि के लिए अतिरिक्त कर सामंतों द्वारा लिया जाने लगा। अब सामंत अभी तक तो खेती या कृषि पर ही कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे सामंत क्या करने लगे? सिंचाई पर कर लेने लगे, जंगल, सड़क, परती भूमि, इन सब पर भी वो टैक्स लेने लगे, इन सब पर भी अपना अधिकार जमाने लगे। जबकि उपरोक्त आय पहले राजा को जाता था, यानी इन सब की आय, जैसे सड़क हो गया, सिंचाई हो गया, जंगल हो गया, परती भूमि हो गया, इन सब की सिंचाई पहले सम्राट को, इन सब पे जो कर मिलता था, टैक्स मिलता था, वो पहले सम्राट को दिया जाता था जो केंद्रीय सत्ता में था। लेकिन अब चूँकि सामंतों का प्रभाव बढ़ गया तो ये सब सारे पैसे टैक्स किसको मिलने लगे? सामंतों को मिलने लगे। तो जो बड़ा राजा था यानी जो सम्राट था उसका खजाना खाली होता चला गया। उपरोक्त सभी कारणों से राजनीतिक विखंडन की प्रक्रिया बढ़ी। राजा सैनिक सहयोग के लिए अधिकाधिक अधीनस्थ शासकों और अपने सामंतों पर निर्भर होते चले गए। तो क्या हुआ कि जब पैसा सामंतों के पास ज़्यादा होने लगा तो जो बड़े राजा थे, जो सम्राट थे, वो छोटे छोटे सामंतों पर निर्भर हो गए, क्योंकि अब बड़े राजा के पास पैसा है ही नहीं, तो भाई अब डिपेंड हो गए। इस काल में सामंती तत्वों की पहचान प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में कमी और जागीर के रूप में वेतन भुगतान से भी की जा सकती है। वस्तुतः दरबार में उपस्थित विभिन्न सामंतों की प्रशासन में बड़ी भूमिका होती थी। नौकरशाही द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों को इन सामंतों द्वारा ही संभाल लिया जाता था। नौकरशाही का मतलब ये है कि अब जो अधिकारी ज़्यादा होते थे, धीरे धीरे उनमें कमी आ गई। ये देखिए यहाँ लिखा है प्रशासनिक अधिकारियों में कमी, क्योंकि अब ये जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो भी काम होता था वो सारे काम कौन कर ले रहा है? वो तो सामंत ही कर रहा है। टैक्स वसूलने का काम कर रहा है, शासन प्रशासन कर रहा है, सेना रख रहा है, न्याय दे रहा है, सारे काम सामंत ही अकेले कर रहा है। तो अधिकारियों की संख्या में कमी आएगी। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। सामंती परंपरा कमोबेश आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था का वाहक होती थी। इसकी वजह है छोटे छोटे स्वतंत्र सामंतों के द्वारा जगह जगह चुंगी वसूला जाता था। ये देखिए जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले इसी वीडियो में बताया है कि देखिए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का वाहक होती थी ये सामंती परंपरा। अब इसकी वजह क्या है? स्वतंत्र सामंतों के द्वारा जगह जगह पर चुंगी वसूला जाता था, यानी टैक्स लिया जाता था, जिससे वाणिज्य व्यापार की एकीकृत इकाई के विकास को धक्का लगा। यानी कि जो छोटे छोटे सामंत होते थे उनका अपना एक अलग राज्य होता था, तो वो अपने राज्य में प्रवेश करने पर व्यापारियों से टैक्स लेते थे। जगह जगह पर चुंगी उनको देना पड़ता था। चुंगी मतलब टैक्स। तो इससे क्या हुआ, जो एकीकृत व्यवस्था थी व्यापार की उसको धक्का लगा। अतः वाणिज्य व्यापार एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन सामंतवाद का सामान्य लक्षण है। तो ठीक है, पहला प्रभाव आपने समझ लिया कि सामंतवाद का पहला प्रभाव क्या पड़ा? मुद्रा का पतन हो गया, व्यापार का पतन हो गया। और फिर इसकी वजह से जब व्यापार का पतन हो गया तो लोग व्यापार से हट करके कृषि की ओर भागने लगे, तो कृषि पर निर्भरता बढ़ गई। कृषि अर्थव्यवस्था में जमींदार वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया। सामंतवादी व्यवस्था का एक अन्य लक्षण है, जमींदार वर्ग इस आधार पर कृषकों से राजस्व वसूल करते हैं कि वे भूमि के स्वामी हैं। अब जो जमींदार होते थे, जो सामंत होते थे, वे कहते थे ये ज़मीन हमको राजा ने दी है तो इस पर हमारा अधिकार है, इसलिए यहाँ हम राजस्व वसूल करेंगे।
इस तरह इस व्यवस्था में अधीनस्थ रैयत वर्ग की उपस्थिति बढ़ती चली गई। जमींदार वर्ग राजस्व का संग्रहण कर श्रम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि अपने उपभोग के लिए करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था थी, इससे दो वर्ग तैयार हो गए। एक अधीनस्थ जो कि किसान वर्ग था, जो शोषण कराता था, कहने का मतलब ये है कि उसका शोषण होता था, और शोषण करता कौन था? शोषण करने वाला होता था सामंत। तो दो वर्ग तैयार हो गए, एक जमींदार वर्ग या सामंत वर्ग जो अमीर होता जा रहा था, और दूसरा कृषक वर्ग, रैयत वर्ग। यहाँ पे कहा गया है रैयत वर्ग मतलब आम जनता या किसान। तो इसकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई। और ये जो जमींदार होते थे, जो सामंत होते थे, राजस्व का संग्रहण श्रम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं करते थे, ये अपना खजाना भरने के लिए करते थे, उपभोग के लिए, मतलब अपने निजी उपभोग के लिए ये अधिक से अधिक टैक्स वसूलते थे। ऐसा नहीं था कि ये लोग कृषि को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। कृषक जो भुगतान करते वह किसी प्राप्ति की आशा में नहीं बल्कि प्रथाओं, परंपराओं, कानूनी बाध्यताओं व वैचारिक प्रभाव की वजह से करते थे। ठीक, तो जो कृषक कर वगैरह देते थे वो ऐसा नहीं था कि अपने मन से देते थे या उनको कुछ उसके बदले में दिया जाता था किसी आशा से, या कोई उनको कुछ फ़ायदा मिलता था इस वजह से नहीं देते, बल्कि कुछ प्रथाएं थीं। राजाओं ने या जो छोटे छोटे सामंत थे ये कुछ प्रथाओं या परंपराओं को बना देते थे, नियम कानून बना देते थे, वैचारिक प्रभाव, इन सभी कारणों से ये लोग देते थे। इस व्यवस्था में शिल्प एवं व्यापार में भी सामंती तत्वों का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि दस्तकारी एवं हस्तशिल्प केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है, जिस पर गांव, बड़े जमींदार अथवा मंदिर का प्रभाव रहता है। ठीक है, तो ये जो दस्तकारी है, जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं, हस्तशिल्प, ओके, ये भी सारी चीज़ें सीमित हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ बनाई जाती हैं, चाहे दस्तकारी हो या हस्तशिल्प, ये सारी चीज़ें कहाँ बनाई जाती? गांव में। और गांव में किसका अधिकार है? सामंत का। तो सारी चीज़ें सीमित हो जाती हैं। उसी प्रकार व्यापार भी सामंतों की विलासिता संबंधी सामग्री का ही होता था। इन्हीं वजहों से शहरी केंद्रों का पतन भी हो गया। अब शहरी केंद्रों का पतन होने का मतलब ये है, जो शहरों में व्यापार होता था उसका भी पतन हो गया, क्योंकि जो सामंत होते थे ये अपनी पसंद की चीज़ें अपने गांव में ही बनवा लेते थे लोगों से। जो भी इनके गांव में शिल्पकार या हस्तशिल्पकार या दस्तकार होते थे, उनसे अपनी ज़रूरत की वस्तुएं जैसे कपड़ा, जूता, खाने पीने की चीज़ें या और भी सारी जो चीज़ें हैं, जेवर, आभूषण, गहने, ये जो आप कहते हैं, सूट बूट, ये सारी चीज़ें अपने ही गांव के लोगों से बनवा लेते थे। बर्तन वगैरह भी बनवा लेते थे, तो इनको शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो शहरों का व्यापार धीरे धीरे ठप हो गया। ठीक, और व्यापार कहाँ तक सीमित रह गया? ग्रामीण क्षेत्रों तक ही। आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय रूप से किए जाने के कारण यजमानी परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें दस्तकारों को उनकी सेवाओं का भुगतान फसल कटाई के समय किया जाता था। यजमानी परंपरा की शुरुआत हो गई। यजमानी का मतलब ये हो गया कि एक सामंत ने कह दिया कि इस क्षेत्र पे मेरा अधिकार है, दूसरे ने कहा कि यहाँ पे मेरा अधिकार है, तीसरे ने कहा यहाँ पे मेरा अधिकार है। अब यहाँ का जो सामंत है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहीं पे बनाता है, यहीं पे टैक्स वसूलता है, दूसरा यहाँ पे करता है, तीसरा यहाँ पे। कोई एक दूसरे से व्यापार नहीं कर रहा है, एक दूसरे से व्यापार नहीं हो रहा है, सब अपने अपने ही छोटे छोटे गांव में व्यापार कर ले रहे हैं, वहीं पे अपने ज़रूरत की सामान बनवा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? शहरी शिल्पियों को, जो शहर के लोग थे, उनको ग्रामीण कृषि का सहयोग नहीं मिल पाया, क्योंकि व्यापार ही नहीं होता, सामान इधर से उधर जा ही नहीं सकता। तो उनको, जो शहर के लोग थे, उनको ग्रामीण कृषि का सहयोग नहीं मिल पाया, और इस स्थिति में गिरावट आई। हालांकि तटवर्ती सामुद्रिक व्यापार की वजह से इन परिवर्तन से छूते रहे। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सामुद्रिक व्यापार की वजह से आती जाती रहीं। अब यहाँ एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है, जिसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर ये आपका जो है सामंतवाद वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय सामंतवाद और यूरोपीय सामंतवाद के बीच अंतर क्या है? अब देखिए, यह अंतर दो बिंदु से दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम यह है
कि यूरोपीय सामंतवाद के विपरीत भारतीय सामंतवाद दास व्यवस्था से सामंतवाद के क्रमिक विकास को नहीं दिखाता है। अर्थात भारत में दास व्यवस्था थी परंतु दासों पर आधारित उत्पादन प्रणाली अनुपस्थित थी। दूसरी ओर भारत में यूरोपीय सामंतवाद का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण कृषि दासता अनुपस्थिति दिखाता है। अब सीधे शब्दों में समझ लीजिए, कह रहा है कि भारत में देखिए दास प्रथा थी, लेकिन दास व्यवस्था से सामंतवाद का क्रमिक विकास नहीं हुआ है। भारत में दास व्यवस्था से भारत में सामंतवाद का विकास नहीं हुआ, जबकि यूरोप में धीरे धीरे दास प्रथा से ही सामंतवाद का विकास हुआ। वहाँ पर यूरोप में क्या था कि दासों पर ही आधारित उत्पादन प्रणाली होती थी, दासों से काम करवाया जाता था, उन्हीं से सारी चीज़ें बनवाई जाती थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में दास प्रथा थी, दासों से भी काम लिया जाता था, घरेलू काम काज कराया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनसे सारी चीज़ें सारी वस्तुएं उन्हीं से बनवाई जाती थी, ऐसा भी नहीं था। तो ये अंतर था हमारे यहाँ। ये देखिए, भारत में यूरोपीय सामंतवाद का एक विशेष महत्वपूर्ण लक्षण कृषि दासता अनुपस्थित दिखती। अब जैसे यूरोप में क्या होता था, जो दास होते थे उन्हीं से कृषि कराई जाती थी। ये भी दूसरा अंतर है। पहला अंतर मैंने बताया, जो शिल्पकार या दस्तकार होते थे यूरोप में वो दास ही होते थे, लेकिन भारत में अलग अलग होते थे। दास होते थे लेकिन वो घरेलू काम करते थे, शिल्पकार और दस्तकार अलग होते थे। ये अंतर पहला हो गया। दूसरा अंतर ये है कि यूरोप का जो सामंतवाद था वहाँ पे जो दास होते थे वो कृषि कार्य भी करते थे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इसकी अनुपस्थिति दिखती है। इसी प्रकार गुप्त काल में और उसके पश्चात सामंतवाद ने अपने परिपक्व रूप में संस्थागत रूप धारण कर लिया, जिसने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तरों पर पूरे देश में जीवन को गतिहीन एवं स्थिर बना दिया। यह गतिहीनता निर्विवाद रूप से 19वीं शताब्दी तक जारी रही। इस काल के बाद ही धार्मिक और सामाजिक सुधारों तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत नेताओं द्वारा समाज की इस गतिहीनता पर सवाल उठाए गए। तो ये सब आपको नहीं जानना है। फ़िलहाल आप समझ गए होंगे कि सामंतवाद क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियाँ या कारण थे जिनसे सामंतवाद का उद्भव हुआ भारत में, ठीक, और इसने कैसे व्यापार को प्रभावित किया, कृषि को कैसे इसने कृषि पर निर्भरता बढ़ा दी। सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे, किसी नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।